हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं जुड़ गया हूं आपके न्यू सेशन के साथ और आज हम लोग करने वाले हैं अपने घटना चक्र के पार्ट 6 को। तो आप लोग इस सेशन को ज्वाइन जरूर करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल डिस्कशन देखने को मिल जाता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग अपने सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था। और ये देखिए, जो भी पार्टी से रिलेटेड टाइप का क्वेश्चन होता है ये बेहद इंपॉर्टेंट है आपके बीपीएससी टीआरई या फिर बीपीएससी एग्जाम के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निकृवेश उपयुक्त में से एक से अधिक। ये देखिए आपके बीपीएससी के एलिमेंट 12th में 26/8/2023 के क्वेश्चन में पूछा गया है। मैंने यहाँ डेट भी मेंशन कर रखा है। तो देखिए इसके जो थे आपके जो गठन किन्होंने किया था, तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने इसका गठन किया है। और इसका गठन कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। 1931 में इसका गठन हुआ था। अब आप लोग कुछ पार्टी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन को याद जरूर रखेंगे। पहला आपका आ जाता है बिहार प्रांतीय किसान सभा। पहला आ जाता है हमारा बिहार प्रांतीय किसान सभा। बिहार प्रांतीय किसान सभा। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा, तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ था मेरे भाई, तो ये 1929 1929 में हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना 1929 में देखने को मिला था। और किसने करा था बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, सहजानंद सरस्वती। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किसने करा है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। और सहजानंद सरस्वती से आप लोग एक पत्रिका याद रखेंगे, हुंकार। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हुंकार किसकी पत्रिका है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती से याद रखना है पत्रिका एक हुंकार। ओके, हुंकार पत्रिका याद रखना है। दूसरा आप लोग याद रखेंगे अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा। तो इसका जो स्थापना हुआ है आपका 1936 में देखने को मिला है, स्थापना 1936। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष आपके थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती। ओके, एंड सचिव कौन थे, तो सचिव आपके एमजी रंगा थे। सचिव एमजी रंगा, सचिव एमजी रंगा। सचिव कौन थे, तो एमजी रंगा। आप लोग थर्ड एक याद रखेंगे बिहार समाजवादी पार्टी। बिहार समाजवादी पार्टी, बिहार समाजवादी पार्टी, बिहार समाजवादी पार्टी। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ है, तो 1931 में इसका गठन हो गया है। ओके, और इसका गठन किसने किया है, तो आपके फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। अच्छा, ये क्वेश्चन तो यहाँ पे है, इसके अलावा मैं दूसरा बता देता हूँ। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने गठन करा है। थर्ड में आप लोग याद रखेंगे बिहार प्रोविंशनल कांग्रेस कमेटी। बिहार प्रोविंशनल कांग्रेस कमेटी। बिहार प्रोविंशनल क्या रखना है याद, बिहार प्रोविंशनल कांग्रेस कमेटी। तो बिहार प्रोविजनल कांग्रेस कमेटी का स्थापना कब हुई है, तो 1908 में। 1908 बिहार प्रोविजनल कांग्रेस कमेटी का स्थापना कब हुआ है, 1908 में। और ये कहाँ हुआ है, तो पटना में हुआ है। फोर्थ में कहाँ पर बता दूं, अच्छा फोर्थ को मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता देता हूं। ओके, अब देखिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देख लेते हैं फोर्थ में क्या आता है। एक आ जाता है आपका फोर्थ में, याद रखिएगा बिहार समाज कांग्रेस समाजवादी पार्टी। बिहार समाजवादी पार्टी बताती है यहाँ, याद रखिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन जो हुआ है मेरे भाई, ये आपका गठन हुआ है 1934 में। 1934 में। और इसके जो सचिव थे, सचिव, तो सचिव जयप्रकाश नारायण। तो सचिव कौन थे, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। और इसके जो अध्यक्ष आपको देखने को मिलते हैं नरेंद्र देव। अध्यक्ष कौन थे, तो नरेंद्र देव। नरेंद्र देव। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी कब स्थापना हुआ, 1934। सचिव जयप्रकाश नारायण, अध्यक्ष नरेंद्र देव। फिफ्थ में याद रखिएगा आप लोग स्वराज दल। तो बिहार में स्वराज दल का गठन किसने करा है, बिहार में स्वराज दल। तो बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया,
तो बिहार में स्वराज दल का जो गठन आपका किया है, किसने किया है, बता दीजिए आप लोग। बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने करा है। श्री कृष्ण सिंह, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने करा है, तो श्री कृष्ण सिंह। और श्री कृष्ण सिंह ही वे इंसान है जो कि हमारे बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर थे। ओके, एंड बिहार के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही भी आपके श्री कृष्ण सिंह है ही हैं। तो बिहार में स्वराज दल का स्थापना किसने किया है, तो श्री कृष्ण सिंह ने किया है। ओके, आई होप कि आपको इतना बात मेरा समझ में आ गया होगा। तो अब देख लीजिए इस क्वेश्चन को। हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है। देखिए, कल भी मैंने ये क्वेश्चन कराया था, बट कुछ इसमें कंफ्यूजन रह गया था, जो कि देख रहे थे हम कि कोई कोई इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हुए थे, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आज फिर से लेकर आया हुआ हूं। तो हैदराबाद शहर निम्नलिखित में से किसमें स्थित है, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उपयुक्त में से एक से अधिक। कल मैंने उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन इसमें नहीं लिया था, ठीक है, बट मैंने आज यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक भी ऑप्शन लिया है, क्योंकि देखिए कल जो है हम बता दिए थे कि आपको पाकिस्तान है, ठीक है, क्योंकि वहां पे उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन नहीं था, बट इसका जो आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, क्योंकि देखिए एक जो हैदराबाद है वो आपके इंडिया में भी है, जिसकी राजधानी क्या है, तेलंगाना है। ओके, और एक जो है हैदराबाद वो पाकिस्तान में भी है, जिस जो आपके सिंध प्रांत में स्थित है। तो कल मैंने जो है आपको सिर्फ पाकिस्तान इसलिए बता दिया था क्योंकि देखिए अप्रोक्स सभी को ये बात पता होता है कि भारत में एक हैदराबाद है, बट सभी को ये बात नहीं पता होता है कि पाकिस्तान में भी एक हैदराबाद है, इसीलिए मैंने कल पाकिस्तान बता दिया था। लेकिन तो इसलिए मैंने आज जो है उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन भी लिया, तो इसीलिए क्या आज मैं ये बता रहा हूं कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा, क्योंकि दोनों इसका करेक्ट आंसर होता है, भारत और पाकिस्तान दोनों करेक्ट होगा। पर कल मैंने इसलिए पाकिस्तान बताया था क्योंकि हर किसी को पता नहीं होता है कि पाकिस्तान में भी एक हैदराबाद है, इसलिए मैंने कल पाकिस्तान बताया था। ओके, बट आज जो है उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे ऑप्शन में डाल दिया हूँ जान के, तो आप लोग उपयुक्त में से एक से अधिक के साथ जाएंगे। और ये देखिए प्री 2022 में पूछा गया है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। बिहार प्रोविजनल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, गठन किस वर्ष हुआ। तो बिहार प्रोविजनल कांग्रेस कमेटी, तो अभी मैंने इसका बताया ना, तो 1908 में हुआ है, 1908 में। और इसकी अध्यक्षता किसने करी है, तो अध्यक्षता इसके जो करे हैं किसने, सैयद अली इमाम ने करा था, सैयद अली इमाम। और एक बात ये भी याद रखना है कि बिहार प्रोविजनल कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय कहाँ है, तो पटना में है, मुख्यालय पटना में है, इस बात को भी याद रखते हुए चलेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट। अच्छा, 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं हजारीबाग को गिरफ्तार किया गया वे थे रामलाल और देवीलाल, नारायण सिंह और सुखलाल सिंह, रामनाथ और देवनाथ, शिव कुमार और रामानंद। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा शिव कुमार और रामानंद होगा। 43rd बीपीएससी प्री 1999 में पूछा गया है। चलिए फिर नेक्स्ट। 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे। बैसाखी, होली, दशहरा, दीपावली। 67th बीपीएससी प्री री एग्जाम 2022 में पूछा गया है। तो हजारीबाग जेल से कब भाग गए थे जयप्रकाश नारायण, तो वो दिन था दीपावली का दिन था। और ये कब हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम का ये बात है। तो आप लोग पहले याद ये रख लीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, उसके बाद मैं इसके बारे में भी डिस्कस कर लेता हूं। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहा जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन या इसी को क्या कहा जाता है, अगस्त क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति से के भी नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये अगस्त में शुरू हुआ था, इसलिए इसे अगस्त क्रांति भी कह दिया जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ, पहली बात तो यही याद रखना है कि प्रस्ताव पारित कब हुआ। तो प्रस्ताव पारित जो हुआ था मेरे भाई, ये 14 जुलाई 1942 को हुआ था, 14 जुलाई 1942 को। कहां पर, तो वर्धा महाराष्ट्र में, वर्धा महाराष्ट्र। तो प्रस्ताव पारित कहां हुआ है, तो 14 जुलाई 1942 को वर्धा महाराष्ट्र में पारित हुआ है। और ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब से हुआ है, शुरू तो 8 अगस्त 1942 से, 8 अगस्त 1942। शुरू कब से हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन, तो 8 अगस्त 1942 से शुरू हुआ है। कहां से, बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से, बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से, ग्वालियर टैंक
मैदान से। तो 8 अगस्त 1942 से शुरू हुआ है और बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ है। ओके। ये भारत का जो है ना अंतिम देशव्यापी आंदोलन था। भारत का अंतिम देशव्यापी आंदोलन, देशव्यापी आंदोलन, आंदोलन। और देखिए 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ और 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ना बड़े बड़े नेता को गिरफ्तार किया गया था। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर चला, ऑपरेशन जीरो आवर चला था, जीरो आवर चला और क्या हुआ, बड़े नेता गिरफ्तार हो गए। बड़े बड़े जो नेता थे वो लोग क्या हो गए, तो गिरफ्तार हो गए। इसीलिए जो है ना भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को क्या कहा जाता है, तो स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहा जाता है। स्वतः स्फूर्त आंदोलन, स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहते हैं। ओके, आई होप कि आपको इतना बात क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आपको इतना बात क्लियर हो गया होगा। और देखिए जो बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हुए तो उसमें से कौन कौन गिरफ्तार हुआ था, तो कुछ आप लोग नाम याद रखेंगे। तो उसमें जो एक राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल भेजा गया था। तो राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल भेजा गया, बांकीपुर जेल। तो राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल भेजा गया। जयप्रकाश नारायण, तो जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके हैदराबाद जेल भेजा गया। हैदराबाद के हजारीबाग जेल, हजारीबाग जेल, हजारीबाग जेल, हजारीबाग जेल भेजा गया। तो वहां से ही वो दीपावली की रात के, दीपावली के दिन जो है ये जेल का जो दीवार कूद करके भाग गए थे और नेपाल चले गए थे और वहां पर जाकर उन्होंने आजाद दस्ता का गठन करा था। ओके, दिवाली के दिन जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग गए थे और नेपाल चले गए और वहां पर जाकर आजाद दस्ता का गठन किया इन्होंने। चलिए फिर मैं आगे और भी बता देता हूं और कौन कौन थे इसमें। आपके दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू कहां से, तो अल्मोड़ा जेल में थे ये, अल्मोड़ा जेल, अल्मोड़ा जेल। और आपके महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, उनकी पत्नी जो थी कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, ये सभी जो थे ना इनको गिरफ्तार करके पूना के आगा खां जेल में रखा गया था। पुणे के क्या, आगा खां जेल में, आगा खां जेल में, आगा खां जेल में। तो महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार करके पूना के आगा खां जेल में रखा गया था। आई होप कि आपको इतना बात क्लियर हो गया होगा। और देखिए यहाँ पे अब ये क्वेश्चन हमारा आता है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए, हजारीबाग जेल से कौन फरार हुए, सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण, रफी अहमद किदवई। तो हजारीबाग जेल से मेरे भाई जो दिवाली की रात को ये फरार हो गए थे वो जयप्रकाश नारायण फरार हो गए थे। और ये कहाँ चले गए, फरार होकर के नेपाल पहुंच गए, नेपाल पहुंचे, नेपाल पहुंचे। और नेपाल में वहां पे क्या किया, नेपाल में आजाद दस्ता का गठन करा, आजाद दस्ता का गठन किया। तो आपसे पूछ लेगा कि आजाद दस्ता का गठन किसने किया है, तो आजाद दस्ता का गठन जो मेरे भाई वो किया है जयप्रकाश नारायण ने। कब करा है आजाद दस्ता का गठन, तो 1942 में। तो जयप्रकाश नारायण ही वो शख्स थे जो कि दिवाली के रात को हजारीबाग जेल से भाग गए थे और नेपाल पहुंच गए और वहां पर उन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया 1942 ईस्वी में। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। और ये देखिए आपके बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया, तो मेरे भाई खुफिया रेडियो सुभद्रा कुमारी चौहान, उषा मेहता, एनी बेसेंट या सुचेता कृपलानी। तो खुफिया रेडियो जो स्टार्ट किया वो उषा मेहता ने स्टार्ट करा है, उषा मेहता ने स्टार्ट करा है खुफिया रेडियो। ओके, और कहां से स्टार्ट करा था, तो मुंबई से स्टार्ट करा था, मुंबई से, मुंबई से। नेक्स्ट, और ये देखिए 67 बीपीएससी प्री री एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी,
बिहार केसरी, ध्यान में रखना है, के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार केसरी के नाम से जो जाने जाते थे वो श्री कृष्ण सिंह जाने जाते थे और इन्होंने जो है भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। ओके ना। अब देखिए श्री कृष्ण सिंह के बारे में याद रख लीजिएगा कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री के थे, बिहार के फर्स्ट सीएम, बिहार के फर्स्ट क्या थे, चीफ मिनिस्टर, बिहार के फर्स्ट सीएम थे आपके श्री कृष्ण सिंह। इन्हें बिहार केसरी के भी नाम से जाना जाता था, बिहार केसरी। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। ये जो थे ना बिहार के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, बिहार के नहीं, इस तरह से याद रखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह में, व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार से पहले सत्याग्रही, बिहार से पहले सत्याग्रही, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार के पहले सत्याग्रही कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे। ओके, अच्छा, और ये व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कब हुआ है मेरे भाई, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ है 17 अक्टूबर 1940 में। और कहां से शुरू हुआ है, तो महाराष्ट्र के पवनार से शुरू हुआ है। व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से शुरू हुआ है, तो महाराष्ट्र के पवनार से शुरू हुआ है, महाराष्ट्र के पवनार से। और व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो थे पहले सत्याग्रही कौन थे, तो फर्स्ट सत्याग्रही याद रखिए, फर्स्ट सत्याग्रही, व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, विनोबा भावे। सेकेंड कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू, सेकेंड सत्याग्रही, सत्याग्रही तो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू थे, नेहरू। और थर्ड सत्याग्रही कौन थे, तो थर्ड सत्याग्रही आपके ब्रह्मदत्त थे, ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त। तो याद रखिएगा इतने बात को। व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से शुरू हुआ है, तो महाराष्ट्र के पवनार से शुरू हुआ है। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ, तो 17 अक्टूबर 1940 में शुरू हुआ। पहले सत्याग्रही कौन थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के, तो विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। और व्यक्तिगत सत्याग्रह से क्वेश्चन पूछा जाता है, हो सकता है मे भी कि आपसे पूछ ले इस बार। और बिहार से पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे, जो कि बिहार के पहले सीएम थे और इन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो संसद के संयुक्त सत्र, मतलब कि संयुक्त सत्र का मतलब आप समझ रहे हैं, संयुक्त सत्र मतलब होता है ज्वाइंट सेशन, तो ज्वाइंट सेशन, तो ज्वाइंट सेशन जो आता है मेरे भाई ये आर्टिकल 108 में आता है, इस बात को पहले याद रखना है। ज्वाइंट सेशन को बुलाता कौन है, बुलाता कौन है, तो ज्वाइंट सेशन को बुलाते हैं राष्ट्रपति, आपके प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट बुलाते हैं हम। ज्वाइंट सेशन को कौन बुलाते हैं, तो प्रेसिडेंट बुलाते हैं। ओके, और संयुक्त संसद के संयुक्त सत्र मतलब कि ज्वाइंट सेशन का अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता जो करते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। और ये देखिए 65th बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में पूछा गया सवाल है। तो अध्यक्षता जो करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं। बट आपसे पूछ लेगा कि ज्वाइंट सेशन बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। और ज्वाइंट सेशन जो है आर्टिकल 108 में आता है। ओके, नेक्स्ट, पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा मिला है, 74वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 72वां संविधान संशोधन, इनमें से कोई नहीं। 65 बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 का ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए ये मिला था आपके 73वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग। और ये 73वां संविधान संशोधन कब हुआ है, तो 1992 में हुआ। इसी में जो है ना पंचायत जोड़ा गया था संविधान में, पंचायत जो है संविधान में जोड़ा गया। और आपका जो पंचायती राज जो आता है अनुसूची 11 में आता है, अनुसूची 11। पंचायती राज कितना में आता है, तो अनुसूची 11 में आपका पंचायती राज आता है। ओके, 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये भी 1992 में हुआ था। और इसके तहत जो है ना संविधान में, इसके तहत संविधान में क्या हुआ था, तो नगर पालिका जोड़ा गया। इसके तहत संविधान में नगर पालिका जोड़ा गया।
जोड़ा गया। तो दो बात आप लोग याद रखेंगे। पंचायती राज जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान में जोड़ा गया था। और दूसरा बात ये याद रखना है कि 74वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था उसके तहत संविधान में नगर पालिका को जोड़ा गया था। ओके, इतना बात आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड पर। भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है, मतलब कि रिजर्वेशन किस में है आपका, ये पूछा गया है। पंचायती राज, राज्य विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, 65वीं यूपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में। तो रिजर्वेशन जो है महिलाओं के लिए, लेडीज के लिए, वो किस में है, तो आपके वो पंचायती राज में है। ओके, और इसके तहत कितना है, तो 1/3 आपका जो है रिजर्व है, 1/3 आपका क्या है, रिजर्व है। और कई राज्य में तो है कि 50% तक रिजर्वेशन दिया जाता है। बहुत ऐसे स्टेट है जहां पे 50% तक भी रिजर्वेशन दिया जाता है। नेक्स्ट, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या है 33, 31, 25, 20, 65 बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020। तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट में मेरे भाई जजों की संख्या कितनी है, तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या वर्तमान में आपका कितना है, 33 ना, 31 ना, 25 ना, 20 ना, तो कितना है संख्या, तो संख्या मेरे भाई अभी 34 है। देखिए कैसे 34 है, 33 तो आपके पहले जज हैं और प्लस में 1 क्या है, तो चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस हैं। तो मिला के कितना हो गया, तो 34 देखने को मिलता है। 33 जज, एक चीफ जस्टिस, तो 34 हो गया। ओके, अब सर्वोच्च न्यायालय का आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 124 है। और पहला जो है सर्वोच्च न्यायालय कहां पे बना था, तो कोलकाता में बना था। पहला सर्वोच्च न्यायालय कहां बना था, कोलकाता में बना था। कब बना था, 1774 में बना था। ओके, और अभी का जो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, वो दिल्ली में है। अभी का जो सर्वोच्च न्यायालय प्रेजेंट टाइम में जो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, वो कहां पर है, तो दिल्ली में है। ओके ना, आई होप कि आपका क्लियर हो रहा होगा इतना बात। नेक्स्ट एक बात ये भी याद रखना है, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट को भी याद रखिए। हाई कोर्ट का आर्टिकल क्या है, आर्टिकल, तो आर्टिकल जो है 214 है हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट कितने हैं टोटल पूरे भारत में, टोटल हाई कोर्ट, टोटल हाई कोर्ट कितने हैं पूरे भारत में, तो टोटल हाई कोर्ट मेरे भाई 25 हैं पूरे भारत में। टोटल हाई कोर्ट 25 हैं। और सुप्रीम कोर्ट कितना है पूरे भारत में, एक सुप्रीम कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है पूरे भारत में। कितना सुप्रीम कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है। अच्छा ये बताइए कि हाई कोर्ट का जज बन कितने साल, मतलब उसकी योग्यता क्या है, मतलब कब तक उसका कार्यकाल रहता है, सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल, तो ये 65 साल तक रहता है, 65 ईयर्स तक। तो सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल कब तक रहता है, 65 ईयर्स तक। और वहीं आपसे पूछ लेगा कि हाई कोर्ट के जज का कार्यकाल कब तक रहता है, तो ये 62 साल तक कार्यकाल, तो 62 ईयर्स तक, 62 ईयर्स तक। सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल 65 साल तक और हाई कोर्ट के जज का कार्यकाल 62 साल तक होता है। ओके, और एक बात ये भी याद रखना है कि आपके जो सुप्रीम कोर्ट में जो है ना 34 टोटल जज होते हैं, बट जो हाई कोर्ट में होता है वो जजों का संख्या फिक्स नहीं होता है, जजों का संख्या फिक्स नहीं होता है हाई कोर्ट में। ध्यान में इस बात को भी रखना है आप लोगों को। सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हैं टोटल, 33 जज, एक चीफ जस्टिस, मिलाकर के 34 हुआ ना। और हाई कोर्ट में जो है जजों की संख्या फिक्स नहीं है, इस बात को दिमाग में सेट कर लेना आप लोग। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाला विशेष चुनाव को कहते हैं आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव, उपचुनाव, जनमत संग्रह। 65 यूपीएससी प्री री एग्जाम क्या है, 2020 में आया हुआ है। तो इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए क्या होता है, तो आपके उपचुनाव होता है, उपचुनाव जिसे कि बाई इलेक्शन कहा जाता है, बाई इलेक्शन होता है, बाई इलेक्शन। नेक्स्ट, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है, तो पंचायत में जो चुनाव होगा उसका निर्णय कौन लेगा, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश, चुनाव आयोग। 65 यूपीएससी प्री री एग्जाम 2020 का क्वेश्चन है ये भी। तो पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेगा, तो आपका जो है राज्य सरकार निर्णय लेता है कि पंचायत में कब चुनाव होने वाला है। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा इतना बात। तो राज्य सरकार इसका निर्णय लेगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम मतलब कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ है, कम्युनिटी
कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ है? तो ये मेरे भाई स्टार्ट हुआ है आपका 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1952 में। कब हुआ है? तो 2 अक्टूबर 1952 को ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। और ये देखिए प्री 2020 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी प्री 2017। तो पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है बता दो आप लोग। तो ये आपके राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज क्या है? राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। मतलब कहा इसमें जा रहा है कि यदि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब कि कोई सांसद है, ठीक है, उसके सीट को रिक्त कब घोषित किया जा सकता है, कितने टाइम तक वो अपने जो है सांसद में अब्सेंट रहेगा तो उसे रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। 6 माह, 2 माह, 3 माह, 1 वर्ष। 60 एंड 62 बीपीएससी प्री 2016 का क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा 2 माह, ठीक है ना। मतलब कि अगर वो 60 डेज के लिए अब्सेंट रहता है, 60 डेज के लिए अगर अब्सेंट रहता है तो उसके जो सीट को जो है रिक्त घोषित किया जा सकता है। ओके, तो 2 माह आपका आंसर होने वाला है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, ब्राजील के पठार के पास के मैदानों को कहते हैं? तो इसको पंपास कहते हैं, कंपोस्ट कहते हैं, वेल्स कहते हैं, डाउन्स कहते हैं। तो इसे कहा जाता है मेरे भाई आपका कंपोस्ट। क्या कहते हैं? कंपोस्ट कहा जाता है। पंपास क्या है? तो अर्जेंटीना में है पंपास। अर्जेंटीना में क्या है? घास का मैदान है पंपास। अर्जेंटीना में एक घास का मैदान है जिसे पंपास कहा जाता है। वेल्स आपके दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का एक घास का मैदान है। साउथ अफ्रीका के घास का मैदान है आपका वेल्स। और डाउन्स जो है आपका ऑस्ट्रेलिया के घास का मैदान है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास, साउथ अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्स एंड ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। नेक्स्ट, सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है? सुंडा ट्रेंच बताइए इसका। मालदीव, जावा, मॉरिशस या सुमात्रा। 67 बीपीएससी प्री 2021 का क्वेश्चन है। तो सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है? तो ये सुमात्रा द्वीप में स्थित है। ओके, और ये कहां पर है? तो आपका सुंडा ट्रेंच तो ये हिंद महासागर भी आप लोग मान के चल सकते हैं, हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में स्थित है आपका सुंडा ट्रेंच। चलिए फिर नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है 10 से 20 किलोमीटर, 40 से 50 किलोमीटर, 70 से 80, 110 से 120। 41 बीपीएससी प्री 1996। तो ये 10 से 20 किलोमीटर है। और ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ओजोन लेयर से क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाता है। और ओजोन लेयर जो है ना भाई, हमें जो है यूवी रेस से बचाता है। अल्ट्रा वायलेट रेज जो आता है यूवी रेस से बचाता है हमें ओजोन लेयर। ओजोन लेयर हमें किससे बचाता है? तो यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज जो आता है उससे बचाता है। नेक्स्ट बात याद रखिएगा, ओजोन परत की ऊंचाई क्या है? एवरेज ऊंचाई, ऊंचाई कहते हैं, मोटाई। तो ओजोन परत की एवरेज मोटाई जो है, ओजोन लेयर की एवरेज मोटाई कितनी है? तो वो 3 mm है। 3 mm है, या फिर इसे 300 डॉप्सन यूनिट भी मान सकते हैं। 300 डॉप्सन यूनिट। ओजोन परत का जो आपका ये जो मापा जाता है वो डॉप्सन इकाई इसका होता है, ठीक ना। इकाई इसका क्या है? ओजोन परत का इकाई आपसे पूछ लेगा यूनिट क्या है। तो ओजोन लेयर का यूनिट जो है डॉप्सन है, डॉप्सन, जिसे कि डीयू कहा जाता है। तो ओजोन परत का इकाई क्या है? तो डॉप्सन है। ओके, अच्छा, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम ओजोन छिद्र कहां देखा गया? तो फर्स्ट जो ओजोन छिद्र है अंटार्कटिका में देखा गया था। ओजोन छिद्र अंटार्कटिका में देखा गया। अंटार्कटिका में देखा गया। पहला ओजोन छिद्र कहां देखा गया? अंटार्कटिका में। सेकेंड ओजोन छिद्र कहां देखा गया? सेकेंड ओजोन छिद्र तो ये तिब्बत में देखा गया था, तिब्बत में देखा गया। तो दूसरा ओजोन छिद्र तिब्बत में देखा गया। और थर्ड ओजोन छिद्र कहां देखा गया था? तो आर्कटिक में देखा गया। थर्ड ओजोन छिद्र कहां देखा गया? तो थर्ड ओजोन छिद्र
आर्कटिक में देखा गया, आर्कटिक में देखा गया, आर्कटिक में देखा गया था। ओजोन छिद्र स्पष्ट कहां पर दिखता है ये बताइए। ओजोन छिद्र जो है ना स्पष्ट जो दिखता है अंटार्कटिका पर दिखता है। ओजोन छिद्र स्पष्ट अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पर दिखता है। ये क्वेश्चन आपके शायद बीपीएससी के टीचर एग्जाम में पूछा गया था ये वाला। ओजोन छिद्र स्पष्ट अंटार्कटिका पर दिखता है, अंटार्कटिका में दिखता है, दिखता है। किस मंथ में? तो सितंबर अक्टूबर के मंथ में, सितंबर अक्टूबर के मंथ में। तो इतना याद रखिएगा, ओजोन छिद्र स्पष्ट जो है अंटार्कटिका में दिखता है और सितंबर अक्टूबर के मंथ में दिखता है, क्योंकि ये शायद क्वेश्चन आपका जो है ना बीपीएससी के टीआरई टीचर एग्जाम में पूछा गया कि ओजोन छिद्र स्पष्ट कहां पर दिखता है। तो वो ओजोन छिद्र स्पष्ट अंटार्कटिका में दिखता है और सितंबर अक्टूबर के मंथ में दिखता है। यहाँ पर मैंने ओजोन लेयर से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था मैंने यहाँ डिस्कस शायद कर दिया है, तो शायद ही इससे बाहर अब आपको कुछ भी देखने को मिले। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अच्छा, तो हमारा आज का सेशन फ्रेंड्स यहाँ पर कंप्लीट होता है। और देखिए आज के सेशन पे मैंने सारे क्वेश्चंस का डिटेल डिस्कशन कराया है, तो ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और आप जो क्लास कर रहे हैं तो आपको खुद समझ में आ रहा हो कि मैं किस तरह से सेशन को ले रहा हूँ। तो चलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करेंगे भाई। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट सेशन के साथ कल। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।